इसके पहले जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे सेकंड यूनिट में फाइनल अकाउंट, तो आज अब नया यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 3, जिसमें दो चैप्टर हैं आपके, डेप्रिसिएशन एंड सेकंड चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। तो सेकंड यूनिट में आपका फाइनल अकाउंट के साथ में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का भी चैप्टर है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जो क्वेश्चंस हैं या जो उनके रूल्स रेगुलेशन हैं इनको बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जैसे आपका अकाउंटिंग नॉलेज आपका क्लियर होते जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस चैप्टर की स्टडी करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो अभी मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके जो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, इसको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5th यूनिट पार्टनरशिप अकाउंट उसके बाद फिर पढ़ाएंगे कुछ चैप्टर्स आपको उस टाइम पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन यूनिट 3rd से। ये जो चैप्टर है ये भी मोस्टली स्टूडेंट लोगों का पढ़ा हुआ होगा। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो फिक्स नेचर के जो एसेट्स होते हैं इनको आप कंटिन्यूसली आप यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने के कारण से जो इनकी वैल्यूज़ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वैल्यूज़ के इस तरह से डिक्रीज होने को ही आप कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग है, जो फिक्स नेचर के एसेट्स होते हैं आप उनको यूज़ करते हैं तो उसके कारण से उनके इंटरनल जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, उसके कारण से जो डिक्रीज होता है उस वैल्यू को आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जो मेथड्स हैं वो टोटल आपको बुक में देखेंगे तो टोटल 17 मेथड हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टोटल आपको यहाँ पर 5 मेथड ही पढ़ने हैं। तो फर्स्ट मेथड होता है आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, नंबर सेकंड होता है आपका डिमिनिशिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, नंबर थर्ड होता है आपका एन्युटी मेथड, नंबर फोर्थ होता है डेप्रिसिएशन फंड, इन्वेस्टमेंट मेथड, और नंबर 5th होता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ये टोटल 5 मेथड है, बट अभी तक जो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाय द वे 10 इयर्स के आप साल पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको कभी दिखाई देता है कि ये जो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट है इसके क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है 4 मेथड को। फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सेकंड मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, थर्ड है आपका एन्युटी मेथड, फोर्थ है आपका डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड, और 5th मैंने नोट किया है बट इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 4 मेथड में से ही आपके क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, है ना। 99.99% क्वेश्चन आपके ये 4 मेथड से ही आते हैं और आपको इजी बन भी जाते हैं। ये 4 मेथड्स के जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मेथड चेंज वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें स्टूडेंट उलझ जाते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन हमसे किसी भी मेथड पर पूछा जाता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर हम यहाँ पर जो क्वेश्चन होता है इसकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से किए रहते हैं तो क्वेश्चन हमसे बिल्कुल परफेक्ट बनता है, उसका जो आंसर है करेक्ट आता है। तो चलिए देखते हैं हमारे अलग अलग मेथड क्या होते हैं और किस तरह से इन मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड
में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का पैटर्न होता है वो ये होता है कि एवरी ईयर आप यहाँ पर फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक। जो ओरिजिनल कास्ट ऑफ एसेट्स होती है या बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स होती है उस पर ही एवरी ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसके कारण से इस मेथड को कहा जाता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। यहाँ डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपकी चेंज नहीं होती है, एवरी ईयर फिक्स रहती है। जैसे आप 1 जनवरी को आप एक मशीन को परचेस करते हैं, 1 जनवरी 2006 को आपने एक मशीन परचेस की 10,000 की, आपको 10% पर एनम के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर आपका कैलेंडर ईयर है, तो कैलेंडर ईयर में 31 दिसंबर को आप अकाउंट क्लोज करेंगे, तो इस पर आप 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1000, सेकेंड ईयर आपका जो WDV होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, वो होगी 9000। फिर सेकेंड ईयर आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 10% डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर बुक वैल्यू से निकालेंगे, 9000 पर नहीं निकालेंगे, तो इस पर जो डेप्रिसिएशन होगा सेकेंड ईयर का वो भी 1000 हो जाएगा। फिर इस पर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी 8000 हो जाएगी। इसके बाद फिर से 1000 आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर से 7000 हो जाएगा। और इसी तरह से आप देखेंगे कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर जो आपकी रेसिडुअल वैल्यू होगी यहाँ पर वो 0 हो जाती है ना। तो 0 होने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस मेथड का यही साइड इफेक्ट होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का। एक्चुअली जब इसके ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ईयर कंप्लीट होने पर उसका जो WDV होता है वो 0 हो जाता है, जबकि किसी भी एसेट्स का WDV 0 नहीं हो सकता है ना। कुछ उसकी स्क्रैप बचते हैं और स्क्रैप को सेल करने पर उसमें कुछ ना कुछ आपको अमाउंट जरूर मिलता है। तो ये आपके फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है ये क्या कि यहाँ पर जो स्क्रैप वैल्यू होता है इसको इग्नोर किया जाता है, और स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करने के कारण से फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को हम उतना बेस्ट मेथड नहीं मानते अपने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के जो अदर मेथड है उनमें। तो इस मेथड के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम अपना सेकंड मेथड को देखते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो WDV होता है उस WDV पर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू पर, है ना। एवरी ईयर का रिटर्न डाउन वैल्यू आपका चेंज होते जाता है और उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये थोड़ा सा व्यवहारिक लगता है हमको कि आप यहाँ पर बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब क्या होगा सेकंड में ये होगा कि आप यहाँ पर उसकी जो WDV होगा, जैसे फर्स्ट ईयर का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1000 रुपीज, तो ये उसका WDV हो जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू 9000। तो 9000 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर अब 1000 के स्थान पर आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 900 रुपीज। और ये जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया उसकी WDV पर, तो उससे उसका जो WDV होगा थर्ड ईयर वो हो जाएगा 8100। अब 8100 पर आप थर्ड ईयर फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये हो जाएगा 810। और इस तरह से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाते हैं। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर आपकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू होता है वो कुछ ना कुछ बच जाता है, और इसी वैल्यू को हम उसका स्क्रैप वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है उस मेथड में जितने भी आपको यहाँ पर वीकनेस दिखाई देती हैं उस वीकनेस को यहाँ पर दूर करने के लिए हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा अभी सब मेथड के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर उनके कैलकुलेशन पॉइंट पे आएंगे हम। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में आपने क्या देखा कि उसका जो डिमिनिशिंग वैल्यू होती है उस डिमिनिशिंग वैल्यू पर आपको एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। और एवरी ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एवरी ईयर की जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे आपने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में देखा कि एवरी ईयर आपकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो इक्वल होती है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं होती। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपने देखा कि 10,000 की बुक वैल्यू वाली मशीन पर फर्स्ट ईयर उसका डेप्रिसिएशन 1000 रुपीज हुआ, सेकंड ईयर उसका डेप्रिसिएशन 9000 के WDV पर 900 हुआ, थर्ड ईयर 8100 के WDV पर उसका डेप्रिसिएशन 810 हुआ। फिर इसी तरह से डेप्रिसिएशन उसका चेंज होते जाता है।
तो हर साल यहाँ पर डेप्रिसिएशन आपका चेंज होता है। उसका रीज़न क्या है कि आप एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो WDV पर करते हैं, उसकी बुक वैल्यू पर नहीं करते। तो इसमें कुछ न कुछ आपका स्क्रैप वैल्यू भी बच जाता है। और ये जो बात है कि स्क्रैप वैल्यू बचना, ये इस मेथड का पॉजिटिव फैक्टर है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम थर्ड मेथड। तो फर्स्ट मेथड में जो वीकनेस था उसके लिए हमने सेकंड मेथड को देखा। जब कंपैरेटिव स्टडी किया तो हमको मिला कि फर्स्ट मेथड के कंपैरिजन में हमारा जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा एथेंटिक है, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस मेथड में भी कुछ आपकी वीकनेस है, कुछ ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम ओनली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जो इंपॉर्टेंस होती है हमारे एसेट्स की, उसका हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं करते, उनका कोई भी वेटेज नहीं देते, है ना। कोई मशीन आप जैसे खरीदते हैं 10,000 की, तो 10,000 की मशीन खरीदने पर उससे कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉफिट होता है ना, कि ओनली मशीन खरीदते हैं और उसके बाद फिर ओनली आप उसको यूज़ करते हैं और उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाते हैं। भाई मशीन आपने खरीदी क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको उससे वर्क लेने हैं। तो वर्क लेने से ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलती, तो उससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलती है, उससे प्रॉफिट होता है। तो ये जो प्रॉफिट होता है इसको इग्नोर किया जाता है इन दोनों मेथड, है ना। तो डिमिनिशिंग में भी हमने देखा कि कोई उसका प्रोविजन नहीं किया जाता जो आप उससे बेनिफिट लेते हैं उसका। और वही फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में भी आपने देखा कि उसका कोई वेटेज यहाँ पर नहीं होता। तो इन दोनों मेथड के वीकनेस को यहाँ पर थर्ड मेथड में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम उसके लिए एन्युटी मेथड को, इन दोनों मेथड के कंपैरिजन में एन्युटी मेथड को हम बेटर मेथड मानते हैं। ठीक, तो क्यों मानते हैं? तो उसके पीछे लॉजिक है कि एक तरफ ये जैसे एन्युटी मेथड से आप अपना लेजरिंग करते हैं, तो लेजरिंग करते हैं तो जैसे 10,000 की आपने मशीन परचेज की, तो डेप्रिसिएशन आप इसका कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बट एवरी ईयर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो भी अमाउंट होती है, उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पर आप यहाँ पर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। ये एज्यूम कर लिया जाता है कि 10,000 रुपीज़ को अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते तो आपको कुछ ना कुछ उससे इंटरेस्ट जरूर मिलता। और इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रख के, जैसे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लेते हैं तो ये 500 रुपीज़ आप इंटरेस्ट का चार्ज कर लेते हैं और इधर उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए 817 रुपीज़ आपका डेप्रिसिएशन होता है, तो 817 रुपीज़ आप इधर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और इधर उसका इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो मतलब ये है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में आप किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं करते, वहीं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी आप किसी भी प्रकार से अपने इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं करते। बट एन्युटी मेथड में आप एक तरफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और सेकंड उसमें इंटरेस्ट के लिए भी आप प्रोविजन करते हैं। तो कंपैरिजन टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, आपका जो एन्युटी मेथड है इसको आप ज़्यादा कंपैरिजन टू, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, थर्ड मेथड आपका ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है हमारे लिए, है ना। तो ये एन्युटी मेथड का हमने इंपॉर्टेंस देखा कि इस मेथड में आप एक तरफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और सेकंड में आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसके बाद इसका बैलेंस निकालते हैं। ठीक, उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद फिर से जो बैलेंस आता है उसको आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आपको मिनिमम इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप यहाँ पर जो WDV होती है मशीन की, तो उस अमाउंट के इक्वल अमाउंट को अगर इन्वेस्ट किया जाए तो कितना आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। तो इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके एज ए इंटरेस्ट आप नोट कर लेते हो डेबिट साइड, है ना। आप लीज अकाउंट बना रहे हैं तो लीज अकाउंट बनाते समय डेबिट में जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस को आप यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे और तुरंत उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। जस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता जब अकाउंट क्लोज होता है। तो ये तो 1 जनवरी को आप बैलेंस ट्रांसफर किए, तो 1 जनवरी को बैलेंस ट्रांसफर करने पर आप इंटरेस्ट कब चार्ज करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करना होगा
तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप इस बैलेंस अमाउंट पर अपना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उसके बाद इसको लिख देंगे और एवरी ईयर का जो डेप्रिसिएशन रहता है इस एन्युटी मेथड में वो इक्वल रहता है, इसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज नहीं होती। इसमें आपको एक एन्युटी वैल्यू दी जाती है और उस एन्युटी वैल्यू को आप यहाँ पर जो वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ जो मशीन होती है या इनिशियल कास्ट होती है जो मशीन की, उसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं और उससे एक बार आप अपना डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं और उसी डेप्रिसिएशन को आप एवरी ईयर नोट करते चले जाते हैं। ठीक, तो इसको एक बार रिवाइज फिर से बता दूं कि जो एन्युटी मेथड होती है, एन्युटी मेथड को हम यहाँ पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग मेथड के कंपैरिजन में देखते हैं कि एन्युटी मेथड हमारी इन दोनों में जो आपकी वीकनेस होती है उसको दूर करने के लिए आप एन्युटी मेथड का यूज़ करते हैं। और एन्युटी मेथड में आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो कास्ट ऑफ मशीन है, अगर इस अमाउंट के इक्वल अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर रिटर्न जरूर मिलेगा और उस इंटरेस्ट की या उसके इम्पोर्टेंस की अमाउंट को आप यहाँ पर डेबिट साइड में नोट करते हैं। क्रेडिट साइड में आपको इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन की अमाउंट को लिखना होता है और डेप्रिसिएशन की अमाउंट लिखने के लिए आपको यहाँ पर एन्युटी वैल्यू दी जाती है और एन्युटी वैल्यू को आप यहाँ पर उसके कास्ट ऑफ मशीन में मल्टीप्लाई करके एक बार उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं और एवरी ईयर उसी सेम अमाउंट को, जैसे आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में होता है सेम वैसे ही एवरी ईयर आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है उसको सेम अमाउंट को आप एवरी ईयर नोट करते जाते हैं क्रेडिट साइड ऑफ एसेट्स अकाउंट। और उसके बाद बैलेंस निकालते हैं। जो बैलेंस आता है फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद फिर इस अमाउंट पर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी वो सेम होगी और इस तरह से सेकंड ईयर पे क्लोज हो जाएगा। थर्ड ईयर में फिर से बैलेंस निकालेंगे, उस बैलेंस को आप ट्रांसफर करेंगे और उस बैलेंस के अमाउंट पर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उसके बाद फिर इधर वही डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा, फिर से बैलेंस निकालेंगे, तो ये आपका सीक्वेंस चलते जाएगा। ठीक, तो जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उस समय एन्युटी मेथड आपका और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नंबर 4th मेथड हमारा जो है डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड। ये DFI मेथड शॉर्ट में कहा जाता है इसको DFI, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मेथड से ज़्यादा इस मेथड को हम अच्छा मेथड मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? क्या इसमें आपके ऐसे टेक्निक्स हैं या ऐसी बातें हैं जिसके बेस पर आप डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड को अच्छा मेथड मानते हैं? तो ये देखते हैं। तो DFI मेथड जो होता है, DFI मेथड में जैसे हम इंस्टॉलमेंट मेथड में देखें या अपने डिमिनिशिंग में देखें या एन्युटी में देखें, हम कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, है ना। आपको जब रिप्लेस करना होता है तो रिप्लेस के लिए रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, जैसे 10 ईयर्स के लिए आपने एक मशीन को परचेस किया तो आफ्टर 10 ईयर आपको फिर क्या करना होगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में या डिमिनिशिंग में या एन्युटी में आपको प्रोविजन करना होता है, फंड क्रिएशन करना होता है और उसके बाद आप उसका रिप्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो DFI मेथड होता है, DFI मेथड में आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड में जो नहीं होता, क्या नहीं होता कि उसका इन्वेस्टमेंट नहीं होता और उसके रिप्लेसमेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं होते, तो उसी को यहाँ पर दूर किया जाता है। यहाँ पर आप उसका रिप्लेसमेंट को भी देखते हैं, रिप्लेसमेंट के लिए प्रोविजन किया जाता है। तो किस तरह से होता है? तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड को अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन फंड, उसके बाद फिर यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट। तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, इसको अगर 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दें तो आपको दिखाई देता है कि फर्स्ट पार्ट में डेप्रिसिएशन फंड और सेकंड में है इन्वेस्टमेंट, है ना। तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड में क्या होता है कि आपकी ईयर की जो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है, ठीक, मान लीजिए 1 लाख का मशीन है और 8,670 रुपीज आपका एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, एडी होता है। तो 8,617 रुपीज को आप यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, इसको इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है, ये एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसके इक्वल अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते जाते हैं और इन्वेस्ट करने पर ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इस पर रिटर्न आता है
फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला के आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। सेकंड ईयर में आप फिर से इतनी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मिलता है, फर्स्ट ईयर का जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जाकर सेकंड ईयर में आपको फिर से री इन्वेस्टेड हो जाता है, और सेकंड ईयर के इन्वेस्टमेंट में आप इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, तो उसके बाद सेकंड ईयर का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो फंड का क्रिएशन होता है बहुत इजीली हो जाता है, और जब आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड आपको जब उसका रिप्लेसमेंट करना होता है तो आपके पास फंड ऑलरेडी मौजूद रहता है। तो उसमें क्या करते हैं आप, जो इन्वेस्टमेंट होता है इसको आप सेल कर देते हैं, तो सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद आपको अमाउंट मिल जाता है, और उसके बाद फिर आप अपना बहुत ही इजीली अपना जो रिप्लेसमेंट है मशीन का, एसेट्स का, वो कर लेते हैं। ठीक, तो ये जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड से ज़्यादा बेनिफिट है आपका डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड में। तो इस मेथड में हमने क्या देखा, इस मेथड में हमने देखा कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए आप बिगिनिंग से आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करते चले जाते हैं, और कौन सी अमाउंट पे करते हैं, जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है एवरी ईयर की, जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है उसके इक्वल अमाउंट को आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, और इन्वेस्ट करते करते आप उसमें इंटरेस्ट भी आपको एवरी ईयर मिलता है, और इस तरह से इन्वेस्टेड जो अमाउंट होती है वो अच्छी खासी हो जाती है, और जिस ईयर में आपको 10 साल या 15 साल के बाद जब उसका रिप्लेसमेंट करना होता है मशीन का, तो जो इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं उसको सेल कर दिया जाता है, और सेल करने के बाद आप री इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, है ना। तो ये डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड है। तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड, ये चारों मेथड के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बेसिक रूप में फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में किस तरह से होता है हमारा डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमारे पैटर्न क्या होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, एन्युटी मेथड में हमारे अकाउंटिंग पैटर्न क्या होता है, और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड में किस तरह से हमारे अकाउंटिंग स्टेप्स होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ नॉलेज कराया। अब एक एक मेथड को देखते चले जाएंगे, वहाँ पर किस तरह से आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो मेथड है हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में मैंने बताया कि एवरी ईयर आपको बुक वैल्यू या जिस वैल्यूज पर आप मशीन को अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसी वैल्यू पर आपको एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है कि जब आपको परसेंटेज दिया जाता है किसका, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, है ना, डेप्रिसिएशन परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जब ये डेप्रिसिएशन का रेट दिया जाता है तो उस समय आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए या एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए फार्मूला लगाते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। सिंपल सा फार्मूला है। जैसे अभी मैंने देखा था, मैंने बताया था कि 10,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ मशीन थी, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था, तो 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हुआ। सेकंड मेथड जिसमें आप के पास रेट नहीं रहेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा, आपके पास स्क्रैप वैल्यू रहेगा और एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर रहेंगे। तो उस समय आपको डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए यहाँ पर होता है इनिशियल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। ठीक, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है 10,000 रुपीज, स्क्रैप वैल्यू दिया गया है आफ्टर 10 ईयर 500 और इसका एस्टिमेटेड
एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर है 10 ईयर, तो इसका एनुअल डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना होगा। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जैसा फार्मूला लिखा है उसी फार्मूले में आप वैल्यू को पुट कर लेंगे और पुट करने के बाद इसका एडी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10,000 से 500 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर ये बचेगा 9,500 और 9,500 में 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका एवरी ईयर का जो एडी होगा वो हो जाएगा 950। ठीक है, 950 आप एवरी ईयर चार्ज करते चले जाएंगे 10 ईयर्स तक। तो 10 ईयर्स में आपका 9,500 रुपीज़ टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा और 500 आप सेल ऑफ स्क्रैप लिखेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में और उसके बाद फिर टोटल जो आपका वो है अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये दो मेथड से हम यहाँ पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड में आपने देखा कि यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा और सेकंड में आपने देखा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया जाएगा, उसके स्क्रैप वैल्यू होगा, स्क्रैप वैल्यू पे आपको एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स भी दिए जाएंगे। तो एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर, स्क्रैप वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ मशीन दिए होने पर फिर आप इस तरह के पैटर्न लगाकर अपना एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का या कैलकुलेट करने का मेथड हुआ। अब नंबर सेकंड है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन या एडी चार्ज करने के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो बुक वैल्यू पर निकालते हैं। तो यहाँ पर आप फार्मूला लेते हैं WDV। फर्स्ट ईयर में आपके WDV नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में बुक वैल्यू होता है और सेकंड ईयर से आप WDV लिखते हैं। तो बाकी की ईयर में आप WDV को ही यूज करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर फार्मूले में लिख रहा हूँ WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ईयर 10,000 का मशीन था, आप डेप्रिसिएशन चार्ज किए 10%, तो ये 9,000 बचेगा। सेकंड ईयर में आप 10% चार्ज करेंगे तो ये बुक वैल्यू नहीं होगा, ये कौन सा वैल्यू होगा, WDV होगा। तो यहाँ पर 900 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। उसके बाद फिर 10% चार्ज करेंगे तो 8100 का 10% 810 होगा और इसी तरह से आपके नेक्स्ट ईयर में भी आप डेप्रिसिएशन इसी पैटर्न पर चार्ज करते चले जाएंगे। तो ये टोटल 4 मेथड के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, एन्युटी मेथड एंड डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में इस जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोला जाता है, SLM मेथड। तो स्ट्रेट लाइन जो मेथड है इस मेथड का किस तरह से यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।